नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज बिंदास में हम ऐसा मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान को पता होना चाहिए, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है हमारे पड़ोसी देश चाइना से। चीनी इस विषय पर हमको गंभीरता से इसलिए भी सोचना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के बाप की भूमिका निभाने का काम चीन करता है और पाकिस्तान की सारी शरारतों के पीछे चीन उसको पूरा समर्थन देता है। हिंदुस्तान और चीन ये दुनिया के दो ऐसे देश है जो आने वाले शताब्दी पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर को किसी भी स्थिति में दबाने का काम चीन कर रहा है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत चीन एक दूसरे के सामने ताल ठोक कर खड़े रहने की स्थिति में मोदी की भूमिका के बाद आया है। हिंदुस्तान को यह भी पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब चाइना जा रहे हैं तो साथ में वियतनाम क्यों जा रहे हैं, वियतनाम की खासियत क्या है और वियतनाम से हमें क्या संबंध है। आज वैसे तो कहने के लिए विदेश नीति का बिंदास है, लेकिन ये राष्ट्र नीति है, क्योंकि चाइना का सामान हम सब लेते हैं और चाइना के प्रति हम जानते नहीं हैं। आज के कार्यक्रम से चाइना के बारे में आप वो भी चीजें जानेंगे जिसके बाद आप चाइना के किसी प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। पहले मुद्दा, चीन दुनिया के सामने भू राजनीतिक चुनौती पेश कर रहा है। एशिया में बॉस बनने की चीन की महत्वाकांक्षा कई देशों में दहशत पैदा कर रही है। पैसे के बल पर चीन हर गैर कानूनी काम कर रहा है। चीन के पड़ोसी चीन के अतिक्रमण की नीति से परेशान हैं। ऐसे मौके पर पीएम मोदी की वियतनाम और चीन यात्रा काफी मायने रखती है। जी हां, अब भारत को चीन के हर मोहरे से निपटना होगा। चीन की हर चाल को ध्यान में रखकर अपनी चाल चलनी होगी, क्योंकि ड्रैगन ना तो कोई रूल मानता है और ना ही कोई रेगुलेशन। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ दूसरे देशों को साथ लाना होगा। चीन पैसे के दम पर एशिया के देशों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है। वहीं कुछ देशों को सैन्य शक्ति के दम पर चीन घेर रहा है। एशिया में भारत चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में चीन भारत के पड़ोसियों और विरोधियों को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश में लगा है। चीन ने पाकिस्तान को गैर कानूनी रूप से परमाणु टेक्नोलॉजी दी। भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान कॉरिडोर की घोषणा की। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को बनाने की तैयारी की। म्यांमार की सैन्य सरकार को गुप्त हथियार दिए। भारत में मासूम लोगों की हत्या कर रहे माओवादियों के पास चीन निर्मित हथियार मिले हैं। श्रीलंका में चीन की पनडुब्बी अपना डेरा जमाने लगी है। हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाए। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा और सुरक्षा में कदम उठाने जरूरी हो गए हैं। भारत ने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए लुक ईस्ट नीति की घोषणा की है। इसी के तहत पीएम मोदी 15 साल बाद वियतनाम की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वियतनाम की यात्रा की थी, लेकिन बाकी सरकारों ने कभी पूर्व की ओर नहीं देखा। ऐसे में वियतनाम की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बाद पीएम को चीन भी जाना है। इससे भारत और वियतनाम के समझौतों पर चीन की कड़ी नजर रहेगी। चीन और वियतनाम में पहले भी युद्ध हुआ है। अब फिर से वियतनाम ने अपनी सुरक्षा में पोत से दागने वाली मिसाइल्स की तैनाती की है। ऐसे में चीन बौखला रहा है। वहीं वियतनाम भारत से सैन्य युद्धक सामग्री लेने के लिए आतुर है। वियतनाम ने भारत की आधुनिक मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। वहीं समुद्र में निगरानी के लिए आधुनिक रडार और दूसरे उपकरण खरीदने का भी समझौता हो सकता है। भारत पहले से ही वियतनाम में तेल शोध का काम कर रहा है, जो चीन को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि समुद्र में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रख दिया है। ऐसे में जब चीन सागर के दूसरे पड़ोसी भयभीत हैं, तो भारत की भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन भारत की भूमिका क्या हो, कितनी हो और कहां तक दखल की हो, ये भी देखना होगा, क्योंकि हमें अपने हित सर्वोपरि रखने होंगे, ना कि दूसरों के। तो यह मुद्दा, और इस मुद्दे पर हमको बात करने में फिर आपको कहूंगा कि कई दर्शकों को लगेगा कि यह विदेश नीति का मुद्दा है, हम आम आदमी ने इसको देखने की क्या आवश्यकता है। तो मित्रों, इसलिए देखने की आवश्यकता है क्योंकि आपके आसपास के आपके घर में चाइना सामान जो आता है, ये खरीदने पर आप देश का कितना बड़ा नुकसान करे ये भी आपको पता हो। और
देश के प्रधानमंत्री की इसको लेकर क्या नीति है ये भी पता हो। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी जुड़ रहे। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, आपका स्वागत है। मिश्रा जी, एक योद्धा के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर और एक विशेषज्ञ के तौर पर, ऐसे तीन भूमिका में मैं आपको एक ही गेस्ट को रख रहा हूं आज के बिंदास में। हमारा शत्रु पहली बार देश की सरकार की एक आक्रामक नीति में घिरता हुआ दिख रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, वो हमारे दो बड़े दुश्मन हैं और दोनों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है। 1962 20 अक्टूबर को चीन ने आक्रमण किया था और एग्जैक्टली 20 नवंबर को वो उसने सीज फायर किया था। और एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूं ये कि 17 फरवरी 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया और ठीक 30 दिन बाद 16 मार्च को वो सीज फायर किया। तो चीन की एक कुछ ऐसी पॉलिसी है कि वो अपने दुश्मनों को इस तरीके से अटैक करता है, सरप्राइज करता है कि बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा उसके फेवर में होता है। और 4 बार पाकिस्तान ने अटैक कर रखा है। आज चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। चीन से चल करके उनका जो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है सिंकियांग, वहां से लेकर के ग्वादर तक एक बड़ी नेशनल हाईवे जैसा एक सिल्क एक्सप्रेसवे बन गई है। और ये जो इनका दोनों का एक संबंध है वो एग्जैक्टली एक ही पर्पस रखता है। वो पर्पस चाहे उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन कह लें या जो भी कह लें, उसका एक ही पर्पस है। पहला पर्पस यह है कि इंडिया को घेरना और दूसरा बलूचों को खत्म करना। यही उसका एक पर्पस है। और मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ये बातें हैं, इस बात को हम 15 साल से अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल। चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जो मोदी जी के आने के पहले की पॉलिसी थी वो ये था कि टाल दो, टालते रहो, देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन चीन हमेशा आक्रामक रहा। हम भले ही अपने डिफेंस में रहे, फिर वो अटल जी का कार्यकाल भी क्यों ना हो या अन्य कार्यकाल भी ना हो, चीन ने अपने गति को कभी नहीं रोका। चीन अपने गति को रोका ही सिर्फ नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। हर दिन वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका जो एक इंपीरियलिस्टिक, कम्युनिस्ट इंपीरियलिस्टिक एक जो उसकी पॉलिसी है, वो ये चाहता है कि जितने भी देश हैं, जैसे अब साउथ चाइना सी जो उसका मेन फोकस है, आप देखिए उसके साउथ चाइना सी से कितने देश अफेक्टेड हैं। उससे ऊपर आप नॉर्थ में देखें तो ताइवान है, फिर आप देखें जापान है, फिर फिलीपींस है, फिर ब्रुनई है, उसके बाद इधर आ जाइए इंडो चाइना है, इसके बाद मलेशिया है, वियतनाम है। तमाम ऐसे देश हैं जो उससे अफेक्टेड हैं। और उनको वो इंपीरियलिस्टिक तरीके से वो उनको एक इंक्रोचमेंट उनके अगेंस्ट कर रहा है और सबको रोक रहा है कि साउथ चाइना सी हमारा है और इसमें हमारा टोटल अधिकार है। और उससे होगा क्या कि जितने देशों का नाम मैंने लिया है, सबके तिजारत पर, सबके सी फेयरिंग पर, सबके शिपिंग पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। और ये इसमें हमारा भी पड़ेगा। इसमें हमारा इंडिया का इंटरेस्ट काफी बड़ा है। और ये जो हमारा इंटरेस्ट है ये सबके साथ मिला हुआ है। तो मोदी जी ने जो बहुत करेक्ट चीज समझा है वो ये है कि चीन ये चाहता है कि जितने देश हैं, जिनका मैंने 8-9 देशों का नाम लिया है, सबसे इंडिविजुअल बात करें। और ये देश छोटे छोटे देश हैं और चीन से इंडिविजुअली नहीं बात करना चाहते हैं। मोदी जी का जो एफर्ट है वो ये है कि ये ग्रुप के तहत इनसे बात हो और इस ग्रुप में इंडिया का एक मेन रोल हो। और आपको मालूम है जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जुलाई 12 को 2016 में जब अपना एक निर्णय दिया फिलीपींस के पक्ष में चीन के खिलाफ, तो चीन ने उसको कहा कि यह कोई करेक्ट निर्णय नहीं है। यह निर्णय उसको उन्होंने एक्सक्लूसिवली टाल दिया। और पूरा विश्व ये नहीं कह पा रहा है आज के दिन में कि ये अगर आप इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं और उसको नहीं मान रहे हैं तो किसको मानेंगे। इसके मायने ये हैं कि चीन सिर्फ दादागिरी कर रहा है, वो एक सुपर पावर विश्व में बनना चाहता है, सबके आर्म ट्विस्टिंग करना चाहता है और उसमें इंडिया उसका पहला टारगेट है।
बिल्कुल। और उसके लिए हमको तैयार होना है। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हमारे पास कॉलर भी है, लेकिन हम जरा विषय की प्रस्तुति पहले एक बार दर्शकों के सामने प्रॉपर करें। क्या चीन हमारे लिए कैसी परेशानी पैदा करता है? देखिए, चीन की चुनौती अब दुनिया के लिए खतरा बनने लगी है। चीन हथियारों और दूसरे व्यापारों में कोई नीति नहीं अपना रहा है। ऐसे में मानवता को भी खतरा पैदा हो गया है। जी हां, अब चीन दुनिया के लिए हर जगह चुनौती बन गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन ने आक्रामक रुख अपनाकर पड़ोसियों के लिए चुनौती पैदा की है। दक्षिण चीन सागर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस मार्ग से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। दक्षिण चीन सागर में चीन कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जहां सैन्य गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अमेरिका, वियतनाम और जापान का मानना है कि चीन कृत्रिम द्वीप पर सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। पूरे दक्षिण चीन सागर को चीन अपना हिस्सा मानकर दूसरे देशों के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है। चीन समुद्री कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हेग के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। चीन के समुद्र में अतिक्रमण के खिलाफ फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 12 जुलाई को समुद्री कानून के अनुच्छेद 259 के अनुसार चीन के खिलाफ फैसला दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा, 9 डैश लाइन की परिधि में आने वाले समुद्र पर चीन को कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। चीन ने समुद्री रेशम मार्ग के लिए $1.6 अरब रुपए आवंटित कर रखे हैं। चीन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बाल्टिक सागर में समुद्री संचार व्यवस्था पर अपना कब्जा चाहता है। चीन के रेशम मार्ग से भारत, अमेरिका, जापान और यूरोप चिंतित हैं। जापान और चीन में सेनकाकू द्वीपों को लेकर पहले से ही तनातनी रही है। चीन ग्वादर बंदरगाह को पीओके से होते हुए सिनजियांग प्रांत को जोड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ग्वादर बंदरगाह भारत के लिए भयानक खतरा है। चीन ने भारत के एनएसजी में एंट्री के लिए रोड़े अटकाए। चीन ने पाकिस्तानी आतंकी अजहर मसूद और मुंबई हमले के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी के पक्ष में वीटो किया। चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देने का समझौता किया है। ऐसे में चीनी अतिक्रमण से चीन के सभी पड़ोसी परेशान हैं। अब चीन को घेरने के लिए सभी शक्तियों को एक साथ आना होगा। दुनिया के हितों को बनाए रखने के लिए चीन पर दबाव बनाना होगा। मिश्रा जी, इस वियतनाम के साथ हिंदुस्तान का एक विशेष रिश्ता भी है। 20 साल तक तमाम देशों के साथ वियतनाम ने युद्ध लड़ा और अमेरिका जैसे देश के साथ भी यह युद्ध लड़ा 56 से लेकर 75 तक। जब इतने 20 साल में अमेरिका जैसा देश भी वियतनाम के सामने हार गया और बल्कि उनकी मित्रों की सेना भी हार गई अमेरिका की, तो युद्ध जीतने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनको पूछा गया कि आपने युद्ध कैसे जीता, तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा था कि वियतनाम का युद्ध जीतने के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति होगा तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये युद्ध शुरू होते ही मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ली, युद्ध की रीति समझी और वो जिसको लोग गुरिल्ला कहते, जिसको कि शिवाजी महाराज गनिमी कावा कहते थे, जो गुरिल्ला से भी कई पहले और कई बड़े तकनीक के साथ लड़ा जाता है, शिवाजी महाराज के तकनीक से, प्रेरणा से और मार्गदर्शन के उनके चरित्र से वहां की सेना ने अमेरिका को हराया। और इसलिए हिंदुस्तान के साथ वियतनाम का एक बड़ा रिश्ता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे तो यह बहुत खुशी की बात है। वियतनाम के राष्ट्रपति जब भारत में आए थे, अभी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब की मैं घटना बता रहा हूं।
मिश्रा जी शायद आप भी जानते होंगे, हिंदुस्तान का मीडिया या ऐसी चीजों को ज्यादा नहीं बताता। जब वो मनमोहन सिंह को मिलने आए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आपका प्रवास दिल्ली के बाहर भी कहीं है, आपको कहीं और भी जाना है? तो उन्होंने कहा एक ही जगह जाना है, और वो एक जगह है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यहां से कन्वे किया गया तो उनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र का तब का मुख्यमंत्री शपथ लेने के बावजूद भी शिवाजी महाराज के जन्म स्थान तक नहीं पहुंचा था। लेकिन वियतनाम का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में जब भी आता है, तब से जितने आए 75 से लेकर अब तक जितने भी जब भी आए, उन्होंने छत्रपति महाराज की जन्म स्थान पर वो गए, वहां से प्रेरणा ली। इतना बड़ा संबंध वियतनाम से हमारा है। मिश्रा जी, हिंदुस्तान कम से कम अगर शिवाजी महाराज की नीति अपने यहां पर आजमाता तो ये सारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे तो कब के ठीक हो जे कोई होते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज न होते तो शायद भारत का इतिहास आज इतना अच्छा नहीं होता जो आज है। 1666 में शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, और मैं समझता हूं कि अगर वो 1607 के बाद रहे होते तो शायद मुगल एम्परर नहीं होते इस दुनिया में, क्योंकि औरंगजेब 90 बरस की उम्र में डेक्कन में ही मरा था, और वो 1607 में मरा था। अगर शिवाजी महाराज 1707 के बाद रहते, 1707 में मरा था, अगर वो 1707 के बाद रहते तो शायद मुगल एम्परर 1857 में नहीं होता। बिल्कुल। तो दूसरा यह है कि मैं ये समझता हूं कि शिवाजी महाराज के इतना बड़ा, मैं कहूंगा, जनरल, कैप्टन, गुरिल्ला लीडर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्युलर इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड औरतों को इतनी इज्जत देने वाला आदमी, वो तो विश्व में पैदा नहीं हुआ, न है और न होगा। वो तो अलग बात है। मैं समझता हूं कि हो ची मिन्ह, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस बात को जानते थे, उससे प्रभावित थे। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वियतनाम जिस पोजीशन पर आज है और उसको अगर भारत सपोर्ट करेगा, तो मैं ये समझता हूं कि वियतनाम एक ऐसा देश है जो कि काफी बैलेंसिंग रोल अदा करेगा उस रीजन में। और अगर हमारी गवर्नमेंट आज जो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस, अगर वो हमारे यहां से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, अगर हमारे यहां डिफेंस प्रोडक्शन में या डिफेंस आर्मामेंट में अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते तो आज इतना जो पैसा बाहर जाता है इंपोर्ट करने में, वो भी नहीं जाता। तो ये इन पूरी चीजों को मिला के मुझे लगता यह है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए जो मोदी जी का एक कांग्लोमरेशन ऑफ नेशंस कर रहे हैं और हर के साथ एक सहयोग कर रहे हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, वही एक नीति ठीक है। लेकिन विश्व के लिए जो हमको सबसे बड़ा एक तकलीफ की बात लगती है वो ये है कि रूस के खिलाफ तो नेटो बना लिया था पूरे विश्व ने, और आज रूस उतना डेंजरस नहीं था विश्व के लिए जितना चाइना है। लेकिन आज चाइना के खिलाफ हर देश अलग अलग हैं। सिर्फ मोदी जी का एफर्ट ऐसा लगता है कि वो शायद एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, जो कॉमन तरीके से चाइना का एक्सपेंशनिज्म इसको फेस कर सके और चाइना को कंटेन कर सके। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि चाइना बहुत बड़ा दोस्त है उसका। कुछ दिन के बाद ये जिस तरीके से अंग्रेज जहांगीर के समय में आए थे, 1612 में आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने किया, चाइना पाकिस्तान के साथ वही करने जा रहा है। यह पाकिस्तान समझ नहीं रहा है। ये दो बेईमानों की दोस्ती है, ये उसके ऊपर बेईमानी करना चाहेगा, ये उसके ऊपर करना चाहेगा। लेकिन चाइना मेरे ख्याल से चाइना इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा और पाकिस्तान इसने नहीं सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनके यहां अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, हुकूमत गद्दी के बारे में सोचते हैं। और वहां पर जो 3 तरीके की सरकारें चल रही हैं, वहां पर एक सरकार तो डिजूरे है, वो नवाज शरीफ की है जो चुनी हुई है, एक डिफैक्टो है जो जनरल राहिल शरीफ की है, और एक डी सॉवरेन है जो आतंकवादियों की है।
आजकल वही चला रहे हैं डी सॉवरेन गवर्नमेंट। बिल्कुल वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। और वो न्यूक्लियर वेपन। ऐसा शत्रु जब होता है तो धोखा ज्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि वो सरफिरा होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई ज्यादा असर नहीं होता है। दोनों देश और दोनों जगह की सरकारें ऐसी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमारे खिलाफ शायद नहीं आएगी और हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है, और इसलिए इन दोनों को अपने अपने यहां पर बिजी रखना, व्यस्त रखना, यह हिंदुस्तान की नीति जरूरी। हमारे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल आप देख रहे हैं और हम बात करें चाइना की। हिंदुस्तान ने पहली बार चाइना को ऐसा घेरा है और घेरने की रणनीति बनाई है कि चाइना जैसे ड्रैगन को भी अब हिंदुस्तान की ताकत का एहसास हो रहा है। क्या नीति है भारत की, इस पर नजर डालते हैं, देखिए। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने कई कदम उठाए। लुक ईस्ट नीति की शुरुआत मोदी सरकार ने शुरू में ही कर दी थी, क्योंकि पिछली सरकारों ने पूर्व के देशों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आजादी के बाद से ही नेहरू ने कभी पूर्व की ओर देखा ही नहीं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस पूर्व के देशों की अहमियत को समझते थे, तभी नेताजी ने जापान का दौरा किया था। अब मोदी ने भारत में चीन के दखल को कम करने के लिए लुक ईस्ट नीति बनाई। अब भारत चीन के विरोधियों को साथ लाने की कोशिश कर सकता है। समुद्र में घेरने के लिए भारत ने वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका और मालदीव को अपने पक्ष में किया। समुद्र में चीन के विरोधियों को भारत ने रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए। पीएम मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल पर समझौते होने की उम्मीद है। श्रीलंका में चीन की बढ़ती गतिविधियों का सरकार के परिवर्तन से प्रभाव कम हुआ है। म्यांमार में पूर्व राष्ट्रपति का सपोर्ट करके भारत ने चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। म्यांमार में सेना और सरकार दोनों को साथ कर चीनी प्रभाव को कम किया भारत ने। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद चीनी प्रभाव को कम करने का रास्ता साफ हुआ। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने चाबहार बंदरगाह का निर्माण शुरू किया। ऐसे में चीन को चुनौती मिलना लाजमी था। भारत ने चीन को पीओके से दूर रहने की चुनौती दी और आतंकियों का समर्थन करने पर जवाब मांगा। ऐसे में भारत की मजबूत सुरक्षा नीति चीन के लिए सबक साबित हो रही है। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा समझौता किया। अब भारत और अमेरिका के सैनिक एक दूसरे के रक्षा उपकरणों और संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने चीन के विरोधियों को रक्षा उपकरण बेचने की हामी भरी, इससे चीन बौखला गया। चीन की समुद्र में आक्रामकता को कम करने के लिए भारत, अमेरिका और जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए। भारत ने चीनी सीमा पर सुखोई 30 फाइटर जेट की तैनाती के साथ घातक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की। अंडमान निकोबार द्वीप में सैन्य उपकरणों की तैनाती की शुरुआत चीन के खतरों से निपटने के लिए की गई। वहीं भारत चीन के खतरे से निपटने के लिए व्यापारिक रिश्तों पर भी ध्यान दे रहा है। भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारतीय सरकार ने चीन को आगाह किया। वहीं भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ साइबर सेल बनाने की बात हुई है। चीन के साइबर खतरों को देखते हुए चीनी लोगों के आने जाने पर सुरक्षा कड़ी की है भारत ने। वहीं चीनी सामान का कुछ भारतीय स्वेच्छा से बॉयकॉट कर रहे हैं, जो देश के लिए सबसे जरूरी है। मिश्रा जी, इस नीति में और क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं कि इस नीति में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है स्वावलंबन। अगर हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छा है तो मैं ये समझता हूं कि बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बिल्डअप करेंगी। और हमारी नीति में जो हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, इसमें जो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एक इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है और हमको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ बराबर तरीके से डेवलप करनी चाहिए। आज के दिन में हमारा इंटरनल सिक्योरिटी फैक्टर ये एक प्लायबल फैक्टर है, एक थोड़ा टेंडर फैक्टर है। मैं समझता हूं वो भी होना चाहिए। और एक चीज और जो कि मैं मीडिया के बारे में कहना चाहता हूं, मुझे आज बड़ा ताजुब हुआ सुरेश जी, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग लाया हूं, ये सेंट्रल पेज है उसका और इसका हेडिंग है, ये लिखा है राजदीप सरदेसाई ने और ये इसकी कटिंग है, इट्स नीदर हेल नॉर इज इट हेवन। और इसमें एक चीज जो लिखी है जो हमको बहुत नागवार गुजरी और मैं समझता हूं कि सबको यह नागवार गुजरेगी जो देश प्रेमी हैं, और मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है इन विच, ये पाकिस्तान के तारीफ में है
और पाकिस्तान की तारीफ किस तरीके से यह कर रहे हैं, इससे इनका एक मन की चाल है उसका पता लगता है, इनकी मानसिकता का पता लगता है। इसमें लिखा हुआ है, इन विच अदर कंट्री विल हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन लॉक यू अप इन ए रूम बिकॉज ही थिंक्स यू आर एन इंडियन स्पाई। अब सुनिए, एंड येट दैट वेरी इवनिंग द पियानिस्ट इन द होटल विल सिंग सुहानी रात ढल चुकी इन योर ऑनर, दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। अब सुन लीजिए आप, यह बंद हुआ वो भी तारीफ, और गाना गाया गया होटल में जहां बिजनेस चल रहा है वो भी तारीफ। अब उसके आगे सुनिए, दैट इज पाकिस्तान फॉर यू, ए कंट्री हुज लव हेट रिलेशनशिप। मुझे तो कहीं लव नहीं लगा, राजदीप सरदेसाई को लव लग रहा है, तो शायद इनके लव की परिभाषा और है। हमें तो हेट लगा, क्योंकि मैं राजदीप सरदेसाई पैदा नहीं हुए थे तब मैं फौज में कमीशन ऑफिसर था। और उसमें लिखा है, ए कंट्री हुज लव हेट रिलेशनशिप नीड्स टू बी हैंडल्ड विथ केयर। जब हमारे ऊपर बम बरसते रहें तो हम उसको हैंडल केयर से करें। यह जो पत्रकारिता है भारत की, यह पत्रकारिता भारत को किस तरीके से स्ट्रांग देखना चाहती है या वीक देखना चाहती है, बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैं समझता हूं पत्र को कि कैमरे के सामने दिखाइए जी, जरा कैमरे के सामने करिए। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज के हिंदुस्तान का, आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं, और हिंदुस्तान के पत्रकारों की क्या स्थिति है और उनके चैनल देखते हुए, उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हुए आपने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी समझने की जरूरत है। हम जरा कारणों में जरा डलते कि हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कारण है, देखिए। चीन की अतिक्रमण की नीति। चीन हमेशा से अपने पड़ोसियों, लेकिन अब चीन के पड़ोसी खुलकर सामने आ गए हैं। चीन की चीन सागर में आक्रामक नीति। चीन सागर के जरिए दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन चीन ने चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका और चीन के दूसरे पड़ोसियों का मानना है कि चीन इन द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानता। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय हेग कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही चीन ने समुद्र में अपनी सेना को अलर्ट पर डाल दिया है। ऐसे में चीन सागर के दूसरे देश भयभीत होने लगे हैं। समुद्र में चीनी सेना हाई अलर्ट पर है। चीन ने अपने नेवी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ऐसे में चीनी समुद्र के दूसरे देश, चाहे वो फिलीपींस हो या फिर वियतनाम, सभी चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। चीन की नेवी ने समुद्र में अपने कृत्रिम ठिकाने बना लिए हैं। चीन हर ओर से भारत को घेरने की कोशिश करता है। चीन ने पाकिस्तान को खरीद लिया है। वहीं पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को दान कर दिया है। इससे चीन का कश्मीर में अतिक्रमण बढ़ गया है। ऐसे में भारत का डरना लाजमी है अपनी सुरक्षा को लेकर। ऐसा है कि चाइना में कम्युनिस्ट पावर है, और वहां पर माओ त्से तुंग का पहला यह स्लोगन था, पावर फ्लोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो चीन ने क्या किया, सबसे पहले अपना मिलिट्री पावर एस्टेब्लिश किया, बनाना शुरू किया, और 16 अक्टूबर 1964 में उन्होंने पहला एटम बम का अपना एक्सप्लोजन किया, और 14 जून 1967 में उन्होंने हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड किया, और 25 अक्टूबर 1966 में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल बना दी थी। तो सबसे पहले चीन ने अपने नागरिकों को भूखा प्यासा रख के, शोषण करके, हर तरीके से अपना मिलिट्री पावर डेवलप किया। जब उनका मिलिट्री पावर डेवलप हो गया, तब उन्होंने अपना बिल्डअप इंडस्ट्री शुरू किया, और इंडस्ट्री में चीप लेबर उन्होंने यूटिलाइज किया, क्योंकि उनके यहाँ फैक्ट्रियों में यह लिखा होता है कि इस फैक्ट्री में लेबर की तनख्वाह इतने युआन से ज्यादा नहीं होगी। हमारे यहाँ लिखा होता है कि इस फैक्ट्री में लेबर की तनख्वाह इतने रुपए से कम नहीं होगी, लेकिन उनके यहाँ उल्टा लिखा होता है। इस तरीके से चीप लेबर का इस्तेमाल करके जो उनका डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट ट्रेड बैलेंसेस को इवन अमेरिका के खिलाफ कर दिया है। मैं अभी अमेरिका गया था,
और मैं वहां 1 महीने था। मैंने बड़ी कोशिश किया कि अमेरिका के किसी स्टोर से मैं मेड इन अमेरिका कोई सामान खरीद लूं, यहां अपने किसी साथी मित्र को गिफ्ट देने के लिए। हमें सभी सामान वहां मेड इन चाइना मिला। तो यह किसी ने उसको रोकने का तो छोड़ो, उसने ऐसी एक पॉलिसी की जिसमें वो सक्सेसफुल रहा। और दूसरा आपका सवाल है, अमेरिका के साथ जो हमारा व्यवहार है, संबंध बढ़ रहा है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, उससे हमको क्या फायदा होगा। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चीन जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था तो इंडिया को, जवाहरलाल नेहरू जी को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप का ऑफर दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी इतने इस तरीके से इन्फ्लुएंस थे, इंप्रेस थे चाइना से, कि उन्होंने कहा नहीं, चाइना को बना दो, इंडिया को मत बनाओ। और वो आज तक वो हमारे लिए इतना बड़ा कांटा बो गए कि हम उससे आज तक परेशान हैं। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस एंगल इसमें है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे लिए बेहतर है। और आपका जो नंबर 2 सवाल था ग्वादर का, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाल्टिस्तान, गिलगिट उस रास्ते से आ रहा है, फिर बलूचिस्तान में जाता है और साउथ बलूचिस्तान का पार्ट है ग्वादर पोर्ट। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन यह मोदी सरकार ने किया था, इसके पहले कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। और चूंकि वो एक ऐसा इलाका है जो कि अभी डिफैक्टो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए हमारा डायरेक्ट उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो पाया है। लेकिन जो हम लोगों ने आवाज उठाई है, वो भी आवाज काफी भारी पड़ी है पाकिस्तान को और चीन को भी। और मैं कहना यह चाहता हूं कि चीन को हम अपने इंटरनल मैटर में, जैसा कि आपके चैनल ने कहा कि उनका सामान हम न खरीदें, उनके तिजारत को हम न बढ़ाएं, उनके ट्रेड बैलेंस को हम बेटर न करें, यह तो जनता के लेवल पर है, आप सब लोगों के लेवल पर जो कि सवाल पूछ रहे हैं। और भारत सरकार के लेवल पर है कि हम अपनी सेना को इस तरीके से सशक्त बनाएं कि हम चीन और पाकिस्तान का सामना कर सकें। और जहां तक विदेश नीति का सवाल है, मोदी जी बिल्कुल करेक्ट लाइन पर इसको एक ग्रुप के तरीके से डेवलप कर रहे हैं जो कि चाइना को काउंटर करने में सक्षम रहेगा। बिल्कुल, और इसमें जापान भी एक महत्वपूर्ण साथीदार हमारा रहेगा। क्या है चाइना जापान के रिश्ते, ये भी हमको समझना जरूरी है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन की अतिक्रमण की नीति से सभी देश परेशान हैं। जापान के भारत से पहले भी अच्छे संबंध रहे। आजादी के पहले से ही भारत और जापान के व्यापारिक संबंध मजबूत रहे। लेकिन दो सशक्त देश चाइना और जापान के बीच हमेशा से ही टकराव रहा। इस लड़ाई की शुरुआत 1937 से चली आ रही है। जापान ने 1937 के युद्ध के दौरान चीन को सबक सिखाया जिसे शायद आज तक चीन भुला नहीं पाया, और इसी याद में आज तक चीन शोक दिवस मनाता है। ये जापान का दौर था। जापान एक सशक्त देश था। आज भी जापान एशिया का अकेला विकसित राष्ट्र है। लेकिन आज चीन और जापान के संबंध कुछ अलग हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते तो शानदार रहे, लेकिन आपसी रिश्तों में खटास रही। 30 साल पहले चीन गरीब और अविकसित देश था। आज चीन एक तेज आधुनिकीकरण का देश हो गया। इस समय दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव है। जापान चीन संबंधों के प्रति चीन के रुख स्पष्ट है, यानी जापान और ताइवान के बीच गैर सरकारी आदान प्रदान करने पर चीन को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चीन ताइवान और जापान के बीच किसी भी तरह की सरकारी आवाजाही का दृढ़ विरोध करता है, और चीन जापान से स्पष्ट मांग करता है कि ताइवान को जापान और अमेरिका की सुरक्षा सहयोग के दायरे में शामिल न करने का वादा करे। दोनों देशों के बीच एक और समस्या है, त्याओयू द्वीप और समुद्री इलाके को लेकर। त्याओयू द्वीप समूह चीन के ताइवान से 92 समुद्री मील दूर पूर्वी सागर के क्षेत्र में है, जिस पर ताइवान भी अपना अधिकार जताता है। जिनमें त्याओयू द्वीप, वांगवेई द्वीप, शीवेई द्वीप, दक्षिणी छोटा टापू, उत्तरी छोटा टापू और कुछ चट्टानों से गठित है। त्याओयू द्वीप और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र पर चीन की विवादित सत्ता है।
चीन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई भी युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर के आसपास अभ्यास करे। इसके लिए चीन अमेरिका और जापान के खिलाफ बोलता रहा। यहाँ तक कि चीन ने अमेरिका और जापान को कागजी शेर तक कह डाला। लेकिन एक्ट ईस्ट नीति को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भी जून में जापान के साथ अपने 2 खुफिया पोत, हथियारों और सेंसरों से लैस INS सह्याद्री और INS सतपुड़ा, मिसाइल कॉर्वेट किर्च और फ्लीट टैंकर INS शक्ति को इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। जापान ने ईंधन की खोज के लिए पुल निर्माण को लेकर चीन से आपत्ति जताई थी, लेकिन चीन ने आपत्ति को दरकिनार करते हुए दक्षिणी चीन सागर के विवादित इलाके में ईंधन की खोज के लिए खुदाई जारी रखी। चीन का कहना है कि उसे तेल, गैस की खोज के लिए इस इलाके में खुदाई करने का पूरा अधिकार है। चीन किसी भी विभाजन रेखा को स्वीकार नहीं करता। दक्षिणी चीन सागर स्थित इस विवादित क्षेत्र को लेकर इन दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसा कई बार हुआ कि चीनी पोत टोक्यो के नियंत्रण वाले द्वीप समूह के तटीय और विवादित जल क्षेत्र से होकर गुजरे और इन सेनकाकू द्वीपों पर चीन अपना दावा करता है और इन्हें दियाओयुस कहता है। ऐसे में हमें लुक ईस्ट नीति के तहत जापान से अपने संबंधों को और मजबूत बनाना होगा। जापान और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते पुराने रहे हैं, जिसके एवज में दोनों जिम्मेदार राष्ट्र भारत और जापान एशिया में शांति बहाली का मार्ग मिलकर खोल सकते हैं। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया है और फिलीपींस के पक्ष में आया है, उसको कहता है इल प्लेस्ड डिसीजन, चाइना कहता है। और वहां पर जो टेपिंग आइलैंड है, इसमें ताइवान भी है। ताइवान ने भी अपना एक कृत्रिम आइलैंड बना रखा है, तो उनको भी इस बात को बुरा लगा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज के दिन में चाइना की जो पॉलिसी है और उनका जो चीप लेबर है, जो कम्युनिस्ट रिजीम की वजह से उन्होंने अपने सब लेबर को, एक वो कपड़ा पहनते हैं उनके लेबर, एक ही रेडियो सुन सकते हैं, एक अखबार आता है पूरे फैक्ट्री में और उसी को सुनना है उन्होंने, और उनको एक ही तरीके खाना मिलता है और 2 बार ही मिलता है और कुछ मिलता नहीं है। तो इस तरीके से अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्टॉप करके, कोर्स करके, जो उन्होंने अपना एक ट्रेड बैलेंस सबके खिलाफ बनाया है। अमेरिका के खिलाफ तो उनका कई ट्रिलियन का ट्रेड बैलेंस है। बिल्कुल। तो इस वजह से शायद आज के दिन में अमेरिका जो अभी अपने को दरोगा की तरह से ट्रीट वो समझता है, वो भी दबा हुआ है। लेकिन उसको इस बहाने भारत का कंधा मिला है। अगर वो हमारे कंधे पर भी रखकर क्यों ना हो, अगर उस पर गोली मारता है तो फायदा हमारा ही है। सही बात है। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि वो अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए बहुत कोई अच्छी किताब में नाम नहीं लिखता है। तो ये उसकी भी एक कंपल्शन है, जो समझ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा इंडिया एक सशक्त देश है, आज सशक्त लीडरशिप है, इसमें झुकाव है उसका। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो अपने भाषण को इन्हीं शब्दों से शुरू करते हैं कि हमारे भारत में 125 करोड़ लोग हैं, वो हमारा एसेट है, और जिसको हम डिसएडवांटेज समझते थे, वाकई ये हमारा एसेट है। और वो 35 वर्ष के नीचे कितने लोग हैं वो भी गिनाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब एक ऐसा टाइम आ रहा है, और शायद मैं समझता हूं इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है कि चाइना के खिलाफ एक कोई ग्रुप सामने आ रहा है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल। परिणामों पर नजर डालते हैं। दक्षिण चीन सागर में युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चीन रेशम मार्ग के नाम पर चीनी सागर में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत, जापान, अमेरिका और यूरोप घबराए हुए हैं, क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कभी भी दखल दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मायने खत्म हो जाएंगे। चीन ने समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सभी देश परेशान हैं, क्योंकि चीन की सेना दूसरे देशों की सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण कर रही है। दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देकर पहले ही दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कभी भी ऐसा हो सकता है जब पाकिस्तानी परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। वहीं चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। एशिया के छोटे देशों पर चीन युद्ध थोप सकता है। वियतनाम को चीन जब देखो हड़काता रहता है। ऐसे में वियतनाम वासी हमेशा भयभीत रहते हैं।
वहीं भारत जैसे देशों ने अब वियतनाम की सहायता शुरू कर दी है। इससे चीन चिढ़ा हुआ है। दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। चीन ने अभी पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी देने का समझौता किया है। इससे भारत के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये पनडुब्बियां पाकिस्तान को 2030 तक मिलनी है। ऐसे में दूसरे देश भी अपनी सुरक्षा तैयारियों में बढ़ोतरी करेंगे। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने आपके सामने पहले ही कहा था कि ये कहने को तो विदेश नीति है, लेकिन विदेश नीति ही तो हमारी राष्ट्र नीति होती है, जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमको जो कार्यक्रम के आखिर में बीडी मिश्रा जी ने कहा कि चाइना परस्त कौन है, ये देखना जरूरी है। चाइना परस्त वो भी है जो सस्ती कुछ रुपए की मुनाफे की लालच में सस्ती सामान के रूप में चाइनीज को लेता है, और वो मीडिया वाला भी है जो चाइना के खिलाफ कभी बोलता ही नहीं। और इसलिए आप बोलिए, हम बोलिए, आपस में चर्चा करिए, चाइना के पाप और हिंदुस्तान के विरोध को लोगों के सामने रखिए। आने वाले दिनों में ये काम आएगा। हिंदुस्तान की सीमा पर तो जो सैनिक है वो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है, हम जानते हैं, लेकिन लालची हिंदुस्तानी इस पे कमजोर ना पड़े, ये भी देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।